हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.2 को प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, अर्थात आपको परिमाण बताने हैं। और देखिए, आपके पास तीन सदिश दिए हुए हैं, सदिश ए, सदिश बी तथा सदिश सी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि परिमाण क्या होता है, फिर हम उसका परिकलन करने का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो देखिए, परिमाण का मतलब होता है सदिश की लेंथ कितनी है, अर्थात सदिश की लंबाई कितनी है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई भी सदिश कुछ इस तरीके से ये सदिश दिया हुआ है, सदिश डी। तो परिमाण का मतलब होता है कि ये दूरी कितनी है, आखिरकार ये जो लेंथ होती है, अगर मैं इसको एल से प्रदर्शित करूं तो यही आपके पास परिमाण कहलाती है। तो देखिए, आपको परिमाण तो समझ में आ गया कि उस सदिश की या उस वेक्टर की दूरी कितनी है, अर्थात लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई का है वो, तो उसे हम परिमाण बोलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे परिकलित करते हैं। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि देखिए कि कोई भी यदि सदिश होगा, जैसे मान लीजिएगा हमने डी सदिश बोला, कुछ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरीके का है, जहां पर आई जे के दिशाओं के लिए है। देखिए, आई कैप, जे कैप और के कैप ये सभी दिशाओं के लिए है। अब ये एक्स वाई जेड इनके गुणांक है, अर्थात आई कैप वाली दिशा में ये एक्स मात्रक है, जे कैप वाली दिशा में ये वाई मात्रक की तरफ है, और के कैप वाली दिशा में जेड मात्रक आगे बढ़ा है। अब यहां पर परिमाण की बात कर दी जाती है। तो देखिए, परिमाण को हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे डी वेक्टर, और देखिए मापांक का जो चिन्ह होता है वो आप लगा देंगे तो आप बोलेंगे ये डी वेक्टर का या डी सदिश का परिमाण आ गया। अब देखते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर जो गुणांक होते हैं आई जे के उनको आप ले लो और उनका स्क्वायर करके आप जोड़ दो, तो ये इस तरीके से आपके पास परिमाण आ जाता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब चलिए, अब ये आपके पास देखो फॉर्मूला आ गया। अब हम यहां पर इनको हल करते हैं। तो देखिए, पहला सदिश आपको दिया हुआ है ए सदिश, या हम बोल सकते हैं ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आप ये देखो कि आपको इसका परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको आई जे के तीनों के गुणांक देखने होंगे। तो देखो, आई के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आप 1 आई कैप लिख सकते हो, प्लस जे के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब जे यहां पर लिख दिया और यहां पर आप 1 लिख दो, और के आगे भी कुछ नहीं लिखा, मतलब आपने के यहां लिख दिया और 1 आप यहां पर लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का गुणांक 1 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप ए वेक्टर अर्थात सदिश ए का परिमाण देखेंगे तो आप देखो आई का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक 1 है तो ये भी 1 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक 1 है तो ये भी आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास आ गया अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात अंडर रूट 3। तो इस तरीके से ये आपके पास परिमाण आ जाएगा। अब देखिए, वैसे तो परिमाण का मात्रक अगर लिखना चाहो और कुछ भी नहीं दिया है तो आप केवल यहां पर इकाई करके लिख दो या मात्रक करके लिख दो, नहीं तो आप अगर अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं तब वो भी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, आपने सदिश ए का परिमाण तो ज्ञात कर दिया। अब बात करते हैं सदिश बी के बारे में। तो सदिश बी देखिए, आपके पास दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो अब देखिए, इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था परिमाण लिखने का तरीका होता है मापांक का चिन्ह के अंदर बी सदिश लिख दिया आपने, तो ये बी वेक्टर का परिमाण हो गया, लिखने का तरीका ये हो गया। अब देखिए, अंडर रूट में आई का गुणांक है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए जे का गुणांक है -7 है, जे का गुणांक, इस बात को आप ध्यान रखें, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस के का गुणांक है -3, तो -3 का स्क्वायर आप यहां पर कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये देखो कि ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर अर्थात 4, प्लस -7 का स्क्वायर अर्थात 49, प्लस -3 का स्क्वायर अर्थात 9। तो देखिए, इस तरीके से बी वेक्टर का परिमाण जो होगा आपके पास जोड़कर ये आ जाएगा। तो देखो, 4 और 49 53 हो गया, और 9 आपने किया जोड़ा तो ये 62 आ गया। तो इस तरीके से अंडर रूट 62 आपके पास यहां पर बी वेक्टर का परिमाण आ गया है। तो आपने देखो बी वेक्टर का परिमाण निकाल दिया। अब बारी आती है सी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए। तो चलिए, सी वेक्टर का परिमाण अब हम निकालेंगे। तो देखिए, सी वेक्टर आपको क्या दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। तो इस तरीके से अब ये देखो कि
अगर सी वेक्टर का परिमाण निकालना है, मतलब आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया, इसका मतलब ही होता है कि सी वेक्टर का परिमाण है। अब देखिए अंडर रूट में हमने सीखा था परिमाण निकालने के लिए आप देखेंगे आई कैप का गुणांक क्या है, 1/√3, तो इसका वर्ग कर देंगे, प्लस जे कैप का परिमाण है 1/√3, तो इसका भी आप वर्ग कर देंगे, प्लस के कैप का परिमाण है -1/√3, तो आप इसका भी वर्ग कर देंगे। तो इस तरीके से अब देखो आप जब आपने ये कर दिया तो यहां पर बस केवल इसको हल करना बाकी रह गया। तो देखिए अंडर रूट में 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3, प्लस यहां पर भी 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया। तो आपके पास देखो ये अंडर रूट का 3/3 आ गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो अंडर रूट 1 बचा और सी वेक्टर का परिमाण इस तरीके से 1 आ जाएगा। तो सी वेक्टर का परिमाण पूछा गया तो आपके पास वो आ गया है 1 मात्रक या 1। तो अब ये देखो कि एक हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जिन सदिश या जिन वेक्टर्स का परिमाण 1 आता है उनको हम इकाई सदिश बोलते हैं। तो वैसे देखो यहां पर बोला नहीं गया है कि आपको बताना है इकाई सदिश कौन सा है, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको यहां पर ही बता देता हूं। इसको हम इकाई सदिश भी बोल सकते हैं कि सी सदिश जो है वो इकाई सदिश है क्योंकि उसका परिमाण 1 आया है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 आपके पास हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 2 के बारे में आपको बोला गया है कि समान परिणाम वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। परिणाम नहीं है यहां पर, बेसिकली परिमाण है। तो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश आपको लिखने हैं। अब आप जानते हैं परिमाण का मतलब होता है अंडर रूट में उनके गुणांकों के वर्गों का योगफल। तो अब आपको कोई ऐसे दो सदिश लिख लेने हैं। तो देखिए पहला सदिश तो आप जैसे चाहें वैसे लिख लीजिएगा, जैसे मैं आपको देखो बहुत सारे उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, ऐसा ना हो कि एक ही उदाहरण से आपको कम समझ में आए। तो एग्जाम्पल 1 लिखते हैं। मान लीजिएगा एक सदिश आप कोई सा भी मान लीजिएगा, मान लिया आपने i प्लस जे प्लस के मान लिया। तो इस तरीके से आप ए का परिमाण निकाल लीजिएगा तुरंत। तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक भी 1 है और के का गुणांक भी 1 है। तो इस तरीके से देखो ये अंडर रूट 3 आ गया। अब देखिए ये आपके पास आ गया। अब दूसरा सदिश आपको लिखना है, क्योंकि आपको दो विभिन्न सदिश लिखने हैं लेकिन परिमाण समान होना चाहिए। तो बी वेक्टर आपको लिखना है। तो अब देखो अगर आपको वो लिखना है तो सीधे आप लिख सकते हो यहां पर अंडर रूट 3 आई कैप। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे हमें पता लगा कि हमें अंडर रूट 3 लिखना है, हमें बस एक ऐसा सदिश लिखना है जिसका परिमाण अंडर रूट 3 हो जाए। तो देखो आपके पास बी वेक्टर का परिमाण अगर आप निकालोगे तो आएगा अंडर रूट में अंडर रूट 3 का वर्ग। अब बात आएगी क्या यहां पर जे और के तो है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप उनका गुणांक एक तरीके से 0 है। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास अंडर रूट 3 आ गया। तो ये देख रहे हो ए सदिश तथा बी सदिश ये दोनों ऐसे सदिश हैं जिनके परिमाण समान है और विभिन्न भी हैं। विभिन्न मतलब बिल्कुल ही अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे ना हो। तो इस तरीके से ये आपके पास एक उदाहरण हो गया। अब देखो दूसरा उदाहरण भी मैं आपको समझा देता हूं। आप कोई भी पहला सदिश तो कैसा भी मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा उदाहरण 2, मतलब हम दो सदिश दोबारा लिख रहे हैं जिनके परिमाण समान हो। मान लीजिएगा आपने एक सदिश मान लिया i प्लस 2j माइनस 9k, कुछ इस तरीके से मान लिया। तो अब ये देखो सी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट में देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। तो देखो अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो जोड़ना, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। चलिए हम जोड़ भी देते हैं एक बार। तो देखो ये आ गया 81 प्लस 4 85 और 1 86, तो अंडर रूट 86 इसका परिमाण आया है। अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक और सदिश लिखना है जिसका परिमाण अंडर रूट 86 ही होना चाहिए। तो मान लीजिएगा डी सदिश हम लिख रहे हैं। अब देखिए बस हम क्या करते हैं कि 9 जो ये है इसको कहीं और भेज देते हैं, 2 को कहीं और कर देते हैं और जो 1 है उसको कहीं और कर देते हैं। तो देखिए विभिन्न सदिश भी हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं 9 आई कैप कर दिया प्लस 2 जे कैप कर दिया और प्लस आई के कैप कर दिया मैंने। तो यहां से आप देखो आप कि यहां से भी अगर मैं परिमाण निकालूंगा तो परिमाण में आएगा तो अंडर रूट 86। बस क्या होगा कि 9 का स्क्वायर पहले लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर, फिर के का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा। तो ये आया अंडर रूट 86। तो आपने देखा ये विभिन्न सदिश भी हो गए आपके पास। तो इस तरीके से ये एक उदाहरण बन गया। देखिए एक तरीका और समझा सकता हूं मैं आपको कि एक तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। और आप बस क्या किया करिए कि प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर कर दिया करिए। जैसे अगर आपने एक उदाहरण लिखा ई सदिश, जैसे आपने i प्लस जे माइनस के लिखा, तो अभी आप ये देखो कि अगर आप f सदिश जो ले रहे हैं उसमें बस माइनस इसको कहीं और लगा दो,
या एक माइनस अपनी तरफ से कर दो, बस थोड़ा डिफरेंस कर दो, प्लस माइनस का अंतर कर दो केवल। जैसे आपने मान लो माइनस आई कर दिया, यहां माइनस जे कर दिया, यहां माइनस के रहने दिया। तो अगर आप देखो ई सदिश का परिमाण देखोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 अर्थात अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर करते तो वो भी 1 ही आता। और यहां से अगर आप एफ वेक्टर का परिमाण देखोगे तब वो आएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 अर्थात अंडर रूट 3। तो इस तरीके से ये परिमाण भी समान आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम बहुत सारे तरीके से दो विभिन्न सदिश लिख सकते हैं जिनके परिमाण सदैव समान हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो यहां पर आप गौर करिए कि आपको दिशा समान रखनी है दोनों सदिशों की, विभिन्न होने चाहिए, मतलब हुबहू एक जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने हुबहू एक जैसे कर दिए तो आपके पास बिल्कुल सही आ ही जाएगा एक बार में। तो आपको बोला गया कि सदिश थोड़ा सा अंतर जरूर होना चाहिए सदिशों में और दिशा समान जरूर होनी चाहिए। तो देखिए कैसे हम लिख सकते हैं उसको समझते हैं। तो अगर आपने एक सदिश आपको पता है कि ए सदिश है आपके पास, अब दूसरा सदिश यदि आपको लिखना है तो समान दिशा वाला, मैं यहां पर लिख देता हूं, समान दिशा का दूसरा सदिश अगर मैं उसको सदिश बी मान लूं अर्थात बी वेक्टर, तो वो आपके पास होता है लैम्डा ए वेक्टर के बराबर। अब लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा एक अचर राशि है। लैम्डा बस आप ध्यान रखें हमेशा धनात्मक रखें। तो इस तरीके से दूसरा सदिश ये आपके पास आ जाएगा। तो हमने आपको यहां पर देखो एक पॉइंट बता दिया, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये प्रश्न। जैसे आप देखिए अगर हमको उदाहरण के तौर पर लिखना है तो मान लीजिएगा आप एक सदिश कुछ भी मान लीजिएगा, पहला सदिश ये हम एक उदाहरण के तौर पर लिख रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिएगा पहला सदिश माना i प्लस 2j माइनस के कैप। तो अगर आपको दूसरा सदिश लिखना है, ध्यान रखें आपको दिशा समान रखनी है, केवल बोला गया है दिशा समान रखनी है। तो b सदिश जो होगा, देखिए लैम्डा धनात्मक भी होना चाहिए, लैम्डा कभी भी एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा एक हो गया तो बी और ए तो बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन आपको तो बोला गया है विभिन्न सदिश लिखने हैं। तो आप यहां से देखो लिख सकते हैं बी बराबर लैम्डा ए सदिश। अब ये देखो लैम्डा लिखना है, लैम्डा छात्रों को संदेह नहीं करना है कि लैम्डा क्या है। लैम्डा हमने आपको बताया कि कोई भी धनात्मक राशि लिखनी है, बस एक नहीं लिखना। लैम्डा की जगह जैसे आपने मान लो 2 लगा दिया तो 2a सदिश अर्थात जैसे b क्या आ जाएगा, देखो 2i प्लस 2j माइनस के। आप चाहे इतना छोड़ दीजिएगा, अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो a सदिश है और जो b सदिश है दोनों की दिशाएं आपके पास बराबर हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास पहला उदाहरण रहा। अगर आपको ऐसे ही उदाहरण लिखने हैं तो मैं केवल एक उदाहरण और आपको लिख के समझा देता हूं बस। देखिए जैसे मान लीजिएगा आपको दूसरा उदाहरण लिखना है, आपने एक सदिश a मान लिया 2i कैप, सबसे आसान उदाहरण। तो अब यहां पर देखो अगर आपको b सदिश मानना है तो लैम्डा a कैप करके मान लेना है, a सदिश करके। लैम्डा की जगह कुछ भी रख दीजिएगा, बस एक ना रखें और धनात्मक रखें, क्योंकि अगर आपने ऋणात्मक रख दिया तो उनकी दिशाएं समान ना होकर विपरीत दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि एक धनात्मक चल रहा होगा और एक ऋणात्मक हो जाएगा लैम्डा अगर आपने ऋणात्मक मान लिया तो इस तरीके से देखो अगर आपने 10 मान लिया लैम्डा की वैल्यू तो ये आ गया। तो इसका मतलब आप देखो बी सदिश जो है या बी के वेक्टर जो है वो आ जाएगा 20i कैप। तो इस तरीके से अब देखो 2i कैप और 20i कैप ये दोनों भी समान सदिश हो जाएंगे। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए अगर देखो ये आपने 2i वाला सदिश बनाया, मतलब ये a सदिश है 2i वाला। अगर आपको अब 20i वाला एक सदिश बनाना है तो यहां पर देखिए वो कैसे बन सकता है। तो देखिए ये आप इसकी दिशा में बिल्कुल आगे बढ़ा दीजिएगा, तो क्या हुआ कि अब ये आपके पास 20i वाला सदिश हो जाएगा, ये 2i वाला सदिश था तो ये b सदिश हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आपने देखा दिशा देखो एक ही है, बस इनका क्या है परिमाण आपने अलग कर दिया। तो इस तरीके से ये समान सदिश हो गए और विभिन्न सदिश भी हो गए, समान दिशा वाले सदिश हो गए विभिन्न सदिश। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो जाए। तो यहां पर आप देखो समान सदिश
क्या होते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए। देखिए समान सदिश वो सदिश होते हैं जिनके परिमाण भी समान हो और दिशाएं समान हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं परिमाण व दिशा दोनों समान हो, वो दोनों सदिश होते हैं समान सदिश। अब ये दोनों आपको समान करने हैं तो देखो 2i प्लस 3j और यहां पर है xi प्लस वाई जे कैप। देखिए i और j बोल लूं या i कैप और j कैप बोलूं, बात एक ही है। तो अब ये देखो यहां पर दिशाएं चूंकि समान रखनी है तो दिशाएं देखिए, दिशाओं का मतलब यह है कि अगर यहां पर दिशा तभी समान होती है जब आप इसमें किसी का गुणा कर दें। जैसे आपने मान लो 4 का गुणा किया तब भी दिशा समान रहेगी। तो यहां पर आप देखो आपके पास x का मान 2 हो जाना चाहिए क्योंकि आप सीधे तुलना कर देंगे। आई कैप की तुलना करोगे तो इधर x है और आई कैप की यहां तुलना करोगे तो 2 है। यहां पर देखिए जे कैप की तुलना करोगे तो 3 है, y है, और यहां पर देखिए जे कैप की तुलना करोगे तो 3 है। तो इस तरीके से x का मान 2 और y का मान 3 यदि होगा तब आप बोल पाएंगे कि ये दोनों सदिश आपके पास समान सदिश हो जाएंगे, अर्थात इनके परिमाण भी समान होंगे और दिशाएं भी समान हो जाएंगी। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ये देखो, आपने सीखा था कि अगर किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु P है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यहां पर बिंदु है तो ये ऐसे लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु, जो कि 2,1 है, और अगर अंतिम बिंदु अर्थात जहां पर वो सदिश खत्म हो रहा है वो यदि Q है और ये है -5,7, तो जो सदिश होता था वो आपके पास होता था PQ और जिसको आप लिखते थे Q माइनस P। तो अब आप ये देखो कि यहां पर जो PQ आएगा, सदिश जो आएगा वो हो जाएगा Q माइनस P। तो अगर Q को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे देखो -5i प्लस 7j करके, क्योंकि ये i होता है ये j होता है। इसी तरीके से माइनस p लिखोगे तो ये देखो 2i प्लस j हो जाएगा। तो यहां से आपने देखो 2i प्लस j लिख दिया, कैप जरूर लगाएंगे आप। तो इस तरीके से देखो जब आप इसको हल करोगे तो -5i माइनस 2i कैप, ये देखो आपने एक साथ लिख दिए i वाले, और अब आप j वाले एक साथ लिखोगे तो 7j कैप माइनस j कैप, ये आपके पास यहां से आ गया। तो अभी आप देखो जब आप इसको देख रहे हैं थोड़ा सरल करके, तो PQ सदिश अर्थात PQ वेक्टर ये आपके पास हो जाएगा -7i कैप प्लस 6j कैप। तो इस तरीके से आपके पास सदिश आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं आपको तो बोला गया कि इस सदिश के आपको अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने हैं। तो अब देख लेते हैं कि सदिश व अदिश घटक होते क्या क्या हैं। तो देखिए अगर सदिश घटक की बात करें तो देखो सदिश घटक हमने आपको बताया था, सदिश का मतलब ही ये है कि उसमें दिशा जरूर दी होगी। इसका मतलब दिशा दी हुई है, मतलब आई कैप और जे कैप का प्रयोग होगा। तो देखो सदिश घटक है -7i कैप, एक घटक ये हो गया, तथा दूसरा सदिश घटक हो जाएगा 6j कैप। आई कैप और जे कैप दिशा को बताते हैं, इसलिए सदिश घटक में हमने इनको लिख दिया। अब बात आती है कि अदिश घटक क्या होंगे। तो अदिश घटक भी हम देखिए लिख लेते हैं। अदिश घटक में केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो अब दिशा मतलब आई कैप और जे कैप आपको नहीं लिखनी है, केवल परिमाण लिखना है, मतलब गुणांक एक तरीके से लिखने हैं। तो ये हो जाएगा -7 तथा 6। तो इस तरीके से देखो आपके पास सदिश घटक आ गए -7i कैप एंड 6j कैप, और अदिश घटक भी आ चुके हैं जो कि -7 तथा 6 है। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया कि सदिश A अर्थात ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो है i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर अर्थात सदिश बी आपको दिया हुआ है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और सदिश सी अर्थात सी वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप -6j कैप -7k कैप, और आपको इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो अभी देखो अगर आपको योगफल ज्ञात करना है इन तीनों का, इसका मतलब आपको a सदिश प्लस b सदिश
प्लस सी सदिश, इसका मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखो ए सदिश आपके पास है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, प्लस बी सदिश लेंगे तो ये है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, प्लस सी सदिश अगर आप लिखेंगे तो वो है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो इस तरीके से देखो आपने ए बी तथा सी तीनों सदिशों को लिख दिया। अब इनको जोड़ना है। तो अब देखो आई कैप वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। तो आई कैप अगर हमने कॉमन लिया तो देखो यहां पर कुछ भी नहीं है मतलब एक, ये देखो माइनस 2 आ जाएगा, और यहां पर देखो कुछ भी नहीं है मतलब प्लस 1 आ गया। इसी तरीके से अब जे कैप वालों को ले लेंगे साथ में। तो माइनस 2 प्लस 4 और देखिए यहां से माइनस 6 आ गया। फिर अब के कैप वालों को हम साथ में ले लेते हैं। तो देखो ये आ गया 1, ये आ गया 5 और यहां पर आ गया आपके पास माइनस 7। तो इस तरीके से देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा 1 और 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 आई कैप। आई कैप को आप स्टार्टिंग में लिखें चाहे बाद में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसी तरीके से देखो माइनस 2 और माइनस 6 8 हो गए और प्लस का 4 हो गया। तो माइनस 8 प्लस 4 जे कैप हो गया, प्लस देखिए के कैप के साथ आ गया 1 और 5 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 आपने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं आपके पास देखो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो आई कैप या फिर आप लिखिए ही मत इसे। अब देखिए माइनस 8 और 4 मिलकर माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 जे कैप हो गया और ये आपके पास माइनस 1 बचेगा, तो माइनस के कैप आप सीधे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो आपने योगफल निकाल दिया है जो कि आया है माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप। तो अब कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि कहीं आई कैप या कोई और दूसरा नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका वो गलत हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप मत लिखिएगा, आपका उत्तर हमेशा सही ही रहेगा। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया कि सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हमें इस सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो अब बात आती है पहले आपको मात्रक सदिश पता होना चाहिए कि क्या होता है, फिर हम हल करेंगे इसे। तो हमने आपको पहले बताया था एक जगह कि मात्रक सदिश तो नहीं बताया था, हमने वहां पर आपको इकाई सदिश बताया था। तो ध्यान रखें मात्रक सदिश या इकाई सदिश दोनों एक ही बात होती हैं। क्योंकि देखो एक मात्रक का मतलब है एक यूनिट, इकाई का मतलब भी होता है एक। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, यह हमने आपको पहले बताया था एक प्रश्न में। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो वो इकाई सदिश या एक मात्रक सदिश कहलाता है, क्योंकि एक मात्रक का मतलब है एक यूनिट होना चाहिए। तो अब देखो आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण एक हो। अब ए सदिश के अनुदिश ही ज्ञात करना है। तो अब मान लीजिएगा आपके पास मात्रक सदिश है, वो है बी। अब मात्रक सदिश को हम कैप से हमेशा दर्शाते हैं, तो मान लीजिएगा बी कैप हो गया। तो बी कैप जो होगा, अब इसका अगर आप परिमाण निकालेंगे तो एक होना चाहिए। तो अब देखिए एक परिमाण कैसे बन सकता है बी कैप। देखिए अगर ए सदिश का परिमाण निकालें और उसको हम सदिश ए के परिमाण से डिवाइड कर दें अर्थात भाग कर दें, तो इसका परिमाण आपके पास हमेशा एक आएगा। तो यहां से आप देखिए बी कैप जो होगा वो आपके पास हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के कैप बटे, अब सदिश ए का परिमाण ज्ञात करना है अर्थात अंडर रूट में। देखिए आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप देखो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे, देखिए ये आपके पास अंडर रूट में 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इकाई सदिश आ गया सदिश ए के अनुदिश जो कि इसके बराबर है। अब आप ये ध्यान रखो जैसे यहां पर तो मैंने बी कैप लिख दिया था, आप इसको ए कैप भी लिख सकते हो। तो ए कैप आपके पास हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे अंडर रूट 6। तो इस तरीके से किसी भी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश हमेशा उसके ऊपर कैप लगाकर आप व्यक्त करते हैं और लिखेंगे सदिश बटे उसका परिमाण। तो इस तरीके से यहां पर आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए
प्रश्न संख्या 8 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आप देखिए, आपको बोला गया कि सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है। तो देखो आपको बिंदु P पता है, वो है 1, 2, 3। बिंदु Q पता है जो कि है 4, 5, 6। अब हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न संख्या 6 में कि जो PQ सदिश होता है वो आता है Q माइनस P वाला बिंदु। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, Q देखो अंत में लिखा है मतलब अंतिम बिंदु, माइनस P प्रारंभ में लिखा है माइनस प्रारंभिक बिंदु आपने कर दिया। तो अब यहां से आप देखो कि एक्चुअल में ये बिंदु आपके पास लिखे हुए हैं लेकिन ये आई जे के साथ लिखे होते हैं। तो Q लिखा है तो ये 4i हो जाएगा, ये 5j हो जाएगा और ये 6k कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो Q हो गया 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप माइनस, अब P के लिए आप लिखोगे तो देखो ये i कैप, ये 2j कैप और ये 3k कैप हो गया। तो आप इसको लिख दीजिएगा। फिर आप देखिए गौर करने पर कि i कैप वाले पदों को आप ले लीजिएगा। तो देखो यहां 4 है और यहां -1 बचा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है इसलिए सब चिन्ह पर परिवर्तित हो जाएंगे। ये j कैप आ गया। अब देखो ये 5 है तो ये 2 था लेकिन ये माइनस का 2 हो गया, प्लस इसी तरीके से k कैप में देखेंगे तो ये आ गया 6 माइनस 3। तो आप ये देख रहे हैं आपके पास जो PQ सदिश है वो आ गया है। देखो हल करने पर ये 3, ये भी 3 और ये भी 3 आया। तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये आपके पास आ गया PQ सदिश आया। अब देखिए जैसे प्रश्न संख्या 7 में आपने अनुदिश सदिश निकाला था, यहां पर भी अनुदिश सदिश तो यही होगा, लेकिन चूंकि मात्रक सदिश पूछा है अनुदिश, देखिए इसके अनुदिश तो पूछा है लेकिन वो आपको देखिए मात्रक सदिश पूछा है। मात्रक मतलब इकाई सदिश, मतलब उसका परिमाण तो 1 होना चाहिए। तो देखिए परिमाण 1 तब आएगा, इसका मतलब आप लिखेंगे PQ कैप। तो देखो ये आपके पास हो जाएगा PQ सदिश बटे PQ सदिश जो आया है उसका परिमाण, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया ही था। तो अब यहां पर आप मान लगा देंगे। तो देखो ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटे, अब देखिए जो सदिश PQ है उसका परिमाण निकालेंगे तो देखो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से देखो ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये आपके पास आ गया बटे, अब देखिए अंडर रूट में ये देखो 9 आ गया, ये भी 9 और ये भी 9, अर्थात 9 को आपने 3 बार जोड़ा तो 27 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपने 27 लिख दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर अगर 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंडर रूट 3 आएगा। तो PQ कैप ये आपके पास आ गया 3, देखो मैं 3 कॉमन ले सकता हूं अंश में से, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आ गया बटे 3 अंडर रूट 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बटे अंडर रूट 3, यही आपके पास मात्रक सदिश हो जाएगा PQ के अनुदिश। अब यहां पर एक बात गौर करें कि हो सकता है आप यदि उत्तर देखें अपनी उत्तर पुस्तिका में या कहीं पर, इसको दूसरे तरीके से भी प्रदर्शित कर दिया जा सकता है। वहां पर उसको देखो इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं 1 बटे अंडर रूट 3 i कैप, मतलब पहले i कैप अलग लिख लो, j कैप अलग लिख लो और k कैप अलग लिख लो। तो देखो इसी तरीके से 1 बटे अंडर रूट 3 j कैप आ गया प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 k कैप आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से भी आप अपने उत्तर को प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपने देखो अंडर रूट 3 को अलग अलग ले लिया, i के साथ अलग ले लिया, j के साथ अलग लिया और k के साथ आपने अलग से लिख दिया है। प्रश्न संख्या 9 को अब हम पढ़ लेते हैं। दिए हुए सदिशों a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और सदिश b या b वेक्टर दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप के लिए सदिश a प्लस सदिश b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको बोला गया इस सदिश के अनुदिश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आपको यही सदिश ज्ञात करना होगा, अर्थात सदिश a प्लस सदिश b। अब यहां पर देखो सदिश a में लिख लेता हूं एक बार, प्रश्न में दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए सदिश b आपको दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब अगर आप a प्लस b करेंगे अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस सदिश b है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप।
तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए आई कैप, अब आई कैप के साथ जो जो गुणांक थे उन सबको आप एक साथ लिखोगे। तो देखो ये है 2 और ये है -1, तो 2 - 1 हो गया। प्लस जे कैप के साथ लिखोगे तो देखो ये -1 है यहां पर और यहां पर गुणांक 1 है। इसी तरीके से के कैप के साथ लिखोगे तो देखो यहां पर 2 है और यहां पर -1 है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास यहां से हो जाएगा, देखिए 2 - 1 करोगे तो ये 1 आ गया, अर्थात 1 इंटू आई कैप लिखो या फिर आई कैप लिख दो, बात तो एक ही है। देखो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो जे कैप का गुणांक 0 आया, मतलब कुछ भी नहीं आया एक तरीके से, तो आप इसको हटा दीजिएगा। और जब आप इसको हल कर रहे हो तो ये 1 आएगा, अर्थात के कैप आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अर्थात सदिश ए प्लस सदिश बी आ गया, आई कैप प्लस के कैप। अब आप ये देखो कि आपको इसी के अनुदिश बोला है मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बोला था, समझाया था, मैं इस पॉइंट को दोबारा लिख देता हूं एक बार। यदि कोई सदिश सी गिवन है अर्थात दिया हुआ है, तो सी वेक्टर के अनुदिश अर्थात सी सदिश के अनुदिश मात्रक या इकाई सदिश जो होता था वो होता था आपके पास वेक्टर सी बटे सी वेक्टर का परिमाण, ये होता था। तो इसी बात का देखो हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां पर ये पूरा एक सदिश हो गया है, तो यहां पर इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये पूरा एक जो सदिश हुआ है के अनुदिश, अब हम मात्रक सदिश निकालें तो वो देखिए आपके पास हो जाएगा, पहले तो पूरा वेक्टर लिख दीजिएगा जो है, और फिर इस वेक्टर अर्थात इस सदिश का आपको परिमाण ज्ञात करना है, तो इस सदिश का ही तो परिमाण ज्ञात करना होगा, तो आप ये पर लिख दीजिएगा यहां पर। तो अब आप ये देखो यहां पर अब हम लिखेंगे, ये देखो आप पहले निकाल चुके हो, आया है आई कैप प्लस के कैप, तो आपने ये लिख दिया बटे। अब देखो जो परिमाण आपको निकालना है वो है आई कैप प्लस के कैप का। परिमाण निकालना आपने सीखा ही है, हमने आपको बताया था। ये देखिए आपके पास होता है आई कैप प्लस के कैप बटे, ये तो अंश में चल रहा था उसको तो आपने लिख ही दिया। अब अंडर रूट में देखो आई का गुणांक है 1, तो 1 का वर्ग, जे है ही नहीं तो उसको लिखे नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो जे का गुणांक चूंकि 0 है, क्योंकि जे नहीं है तो 0 का वर्ग करोगे तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि जोड़ने पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इसलिए आपने हटा ही दिया। अब के का गुणांक देखो 1 है तो यहां पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस के कैप बटे अंडर रूट 2, या देखो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो जो कि है 1 बटे अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बटे अंडर रूट 2 के कैप। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये मात्रक सदिश आ गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ लेते हैं। यहां आपको बोला गया कि सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो यहां पर देखिए आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो अभी तक आपने देखो एक ऐसा सदिश ज्ञात करना सीखा है जिसका परिमाण 1 इकाई हो। 1 इकाई वाले सदिश को हम मात्रक या इकाई सदिश बोलते थे, तो वो आपने निकालना सीखा है। तो वही मैंने आपसे बोला कि 1 इकाई का अगर आपसे सदिश पूछा जाता है किसी सदिश के अनुदिश तो आप तुरंत निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर तो आपको परिमाण 1 के अलावा कुछ और दे दिया गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए कि इकाई सदिश जो होता है, मान लीजिएगा कोई सदिश अगर a है तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं a वेक्टर के अनुदिश, जो इकाई सदिश या मात्रक सदिश जो होता है उसको आप लिखते हैं वेक्टर a बटे a वेक्टर का परिमाण। वेक्टर a मतलब सदिश a और उसका परिमाण से आपने भाग कर देते हैं तो इकाई सदिश आ जाता है, अर्थात इस पूरे सदिश का ये जो पूरा सदिश आया है इसका परिमाण 1 होता है अगर आप निकालेंगे तो। मैं आपको चेक करके भी दिखा सकता था। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको तो बोला गया है परिमाण 1 के अलावा कुछ और हो, जैसे इस प्रश्न में 8 है, वैसे कोई भी प्रश्न हो सकता है कभी 10 का पूछ लिया जाए, तो उसके लिए आप 8 से गुणा कर देंगे। जैसे 8 परिमाण पूछा है तो 8 से गुणा कर दोगे तो 8 इकाई का हो जाएगा। 15 परिमाण पूछा होता तो 15 से आप गुणा कर देते। तो इस तरीके से देखिए माना, ये आपके पास देखो कॉन्सेप्ट था। अब आपने सदिश ए मान लिया ये वाला, ये हो गया 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप।
अब आप ये देखो कि इसलिए ए सदिश के अनुदिश जो इकाई सदिश होगा, इकाई सदिश का मतलब है जिसका परिमाण 1 हो, वो आ जाएगा ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण। तो देखो अब सदिश ए है 5i कैप माइनस, देखो ये जे कैप है, प्लस 2k कैप है, बटे देखो सदिश ए का परिमाण है यहां पर आप अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 5 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये आ गया 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे देखो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 और एक का -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये मिलकर आपके पास 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। अब यहां पर आप ये ध्यान रखें इकाई सदिश आया है ये आपके पास, इकाई सदिश मतलब परिमाण 1 है, तो इसलिए आप ए वेक्टर के अनुदिश परिमाण 8 वाला सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब चूंकि इकाई सदिश आया मतलब इसका परिमाण 8 आया, तो अब आप 8 से गुणा कर देंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। तो आपने देखो 8 से गुणा कर दिया और यहां पर ये आपके पास इकाई सदिश लिख दिया, तो ये देखो आपके पास आ गया अंडर रूट में 30। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास जो आया है ये 8 परिमाण वाला सदिश आ चुका है वेक्टर ए के अनुदिश। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप सररेख हैं। तो अब देखते हैं कि दो सदिश सररेख बेसिकली आपको दर्शाने हैं। ये आपको ऐसा प्रश्न दे दिया गया, यहां पर कोई भी प्रश्न हो सकता था सररेख सिद्ध करने के लिए। तो मैं यहां पर आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए माना दो सदिश आपके पास दिए हुए हैं, ए सदिश तथा सदिश बी। अब ये देखिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अर्थात सदिश ए तथा सदिश बी सररेख होंगे यदि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो जाए। इसका मतलब अगर कोई भी एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा, लैम्डा यहां पर कोई भी एक अचर है या कांस्टेंट आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में, तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, अचर जैसे -1 2 4 -3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा के रूप में आप लिख पा रहे हैं तो आप बोलते हैं वो आपके पास सररेख सदिश या सररेख वेक्टर होते हैं। तो अब ये आपके पास देखो कॉन्सेप्ट रहा। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। तो प्रश्न में आप मान लीजिएगा ये आपके पास है वेक्टर ए, ये हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, ये आपने वेक्टर ए लिख लिया। बी वेक्टर अगर आप चाहो तो इसको मान लो, तो -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो देखो ये भले ही मैंने अभी यहां पर आपको लिखा है ए बराबर लैम्डा बी, हो सकता है बी बराबर लैम्डा हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक सदिश दूसरे सदिश का लैम्डा गुना हो जाए। लैम्डा की वैल्यू 1/4 2/3 -4/2 कुछ भी हो सकती है, बस ध्यान रखें परमेयी संख्या ही होनी चाहिए और अचर होनी चाहिए। तो यहां से आप देखो कि अगर आप बी वेक्टर को उभयनिष्ठ ले लें, मतलब इसमें देखो आप दो उभयनिष्ठ ले लो और उसके संग माइनस चिन्ह भी उभयनिष्ठ ले लो। पहले आप माइनस उभयनिष्ठ ले लीजिएगा, तो यहां से देखो आपके पास आ जाएगा 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। फिर देखिए अगर आपने यहां पर दो उभयनिष्ठ ले लिया आप इसमें से, तो देखो माइनस तो चल ही रहा था, दो आपने उभयनिष्ठ लिया, तो ये आप लिख सकते हो -2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आप एक बात पर गौर कर रहे हैं, देखिए ये जो है, ये जो इतना भाग है वो तो ए वेक्टर के बराबर लिखा हुआ है, देखिए तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया b बराबर -2a कैप के बराबर आपके पास आ गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि देखो चूंकि एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा गुना, लैम्डा की वैल्यू -2 हो गई, मतलब कुछ भी हो सकती थी, मैंने आपको बताया था। तो इतने टाइम्स यदि आप लिख पा रहे हैं इस तरीके से, तो इसलिए
आप बोल सकते हैं कि सदिश ए तथा सदिश बी सररेखीय होंगे। सररेखीय मतलब एक ही रेखा में होंगे। चलो अब प्रश्न संख्या 12 की ओर हम आ जाते हैं। सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो टर्म आपके पास आया द्विक कोसाइन, तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो द्विक कोसाइन आपके पास लिखा हो सकता है, जिसको हम हिंदी में द्विक कोज्या लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा, तो देखिए आपने त्रिकोणमिति में साइन कोसाइन ये सब पढ़ा था। तो साइन को हम बोलते थे ज्या और कोसाइन को या कॉस को हम बोलते थे कोज्या। चूंकि यहां पर कोसाइन है इसलिए हमने यहां पर इसको कोज्या बोल दिया। तो आपसे प्रश्न में द्विक कोसाइन भी लिख सकते हैं और द्विक कोज्या भी लिख सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही बात है ये दोनों। अब ये क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए कि ये अपने पास अगर जब आप इकाई सदिश निकालते हैं, किसी भी सदिश का इकाई सदिश अगर आप निकालते हैं, तो उसमें जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं उन्हीं को हम द्विक कोसाइन कहते हैं। तो चलिए मैं यहां पर पहले द्विक कोसाइन समझा देता हूं या द्विक कोज्या। किसी इकाई सदिश के आई कैप तथा जे कैप तथा के कैप के गुणांकों को द्विक कोज्या कहते हैं। तो अब देखो द्विक कोज्या आपको समझ में आ गया। अगर आपको यह समझ में आ गया तो अब प्रश्न में एक तरीके से कुछ भी नहीं बचा। तो आप देखो यहां पर आपके पास जो सदिश दिया हुआ है वो है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपके पास देखो सदिश है। तो आपको इसकी द्विक कोज्या निकालनी है, तो सबसे पहले आपको इकाई सदिश निकालना होगा। तो हमने आपको पहले बताया इकाई सदिश निकालना। तो देखिए इकाई सदिश निकालेंगे, इसलिए इकाई सदिश, देखो आप जानते हैं इकाई सदिश निकालना, पहले आप जो सदिश होता है वो लिख देते हैं और फिर आप देखिए यहां से अंडर रूट में इसका परिमाण लिख लेते हैं। मतलब अंडर रूट में ही आता है, बटे में परिमाण होगा। तो देखो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से आप देखो ये आपके पास आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे, देखो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यदि आप जोड़ोगे तो ये 14 आ जाएगा अंडर रूट में। तो इस तरीके से आपने देखो ये आ गया आपके पास। अब अगर आप इसको चाहो तो 1 बटे अंडर रूट 14 आई कैप लिख सकते हो प्लस 2 बटे अंडर रूट 14 जे कैप लिख सकते हो प्लस 3 बटे अंडर रूट 14 के कैप आप लिख सकते हो। जैसे आपने ये लिखा, अब आप देखो इकाई सदिश आ गया आपके पास। अब आपने सीखा था कि इकाई सदिश में जो आई जे के गुणांक होते हैं उन्हीं को हम द्विक कोज्या कहते हैं। तो इसलिए आपके पास द्विक कोज्या जो होगा वो हो जाएगा, देखो 1 बटे अंडर रूट 14 आई का गुणांक कॉमा जे का गुणांक 2 बटे अंडर रूट 14 और के का गुणांक 3 बटे अंडर रूट 14। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आप एक बात को ये गौर करें, देखिए ये तो हमने पूरे तरीके से आपको बताया। बस अब आपको क्या करना है कि कोई भी प्रश्न आए तो अब इतना ज्यादा करने के बजाय, इकाई सदिश लिखने के बजाय कि हमने क्या इकाई सदिश आया, आप सीधे कर दीजिएगा। कैसे करेंगे उसको तो समझ लीजिएगा। आई का गुणांक देखिए सीधे एक बार में 1 है बटे इसका परिमाण देखिए, तो परिमाण आपके पास आ गया देखो 1 प्लस 4 प्लस 9 कॉमा जे का गुणांक देखो 2 है तो 2 बटे, देखो ये तो सब में सेम ही रहेगा परिमाण, तो परिमाण कभी चेंज थोड़ी होगा। तो ये आ गया कॉमा 3 बटे अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये देखो आपके पास द्विक कोज्या हो जाएगी एक बार में अगर आप लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखो ये आ गया, देखो 1 बटे अंडर रूट 14, 2 बटे अंडर रूट 14 और 3 बटे अंडर रूट 14। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने यहां पर आपको देखो शॉर्ट में जल्दी से भी बता दिया और प्रॉपर तरीके से भी बता दिया कि आखिर द्विक कोज्या होता क्या था और कैसे इसको निकालते थे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं। तो देखो यहां पर आपको बोला गया कि बिंदुओं ए
1,2,-3 एवं b -1,-2,1 को मिलाने वाले एवं a से b की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखो आपको बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु मान लीजिएगा a ये है और दूसरा बिंदु b ये है। तो आपसे बोला गया है कि a से b की तरफ आपको जाना है। तो क्योंकि देखो a से b की तरफ जाना है, a से b की तरफ दिष्ट मतलब a से b की तरफ जाना है, तो ये इस तरीके से आप जाएंगे। तो जो सदिश बनेगा उसको आप ए बी सदिश बोल देंगे। और आपने सीखा था सदिश ए जो होगा, सदिश ए बी जो होगा वो होता है टर्मिनल मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु देखो बी है, प्रारंभिक बिंदु ए है। तो यहां से देखो ए बिंदु है 1,2,3, मैं यहां पर लिख देता हूं, और जो बी बिंदु है वो है -1, -2,1। अब आप ये देखो कि जो एक्चुअल में ये बिंदु लिखे हैं, लेकिन अगर आप आई जे के में लिखोगे तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप -3 के कैप। इसी तरीके से बी बिंदु के लिए लिखोगे -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो देखो बिंदु बी के लिए अगर आप लिखोगे तो ये आएगा -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। देखो ये लिख दिया बी। माइनस ए वाले बिंदु के लिए अगर आप लिखोगे आई जे और के में तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास हो गया -i कैप और -i कैप। आप चाहें तो पहले आई कैप लिख लो और फिर उनके गुणांक एक साथ अलग अलग करके लिख लो। तो -1 आ गया, प्लस जे कैप के गुणांक देखिए यहां -2 है और यहां पर देखो 2 था लेकिन ये माइनस है तो -2 ही आ गया, प्लस के कैप में देखिए 1 और यहां देखो -3 है लेकिन ये माइनस यहां पर भी है तो ये प्लस का 3 बन गया। तो इस तरीके से अब देखिए आपके पास ये हो गया, देखो -2 आ गया तो -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। तो इस तरीके से ए बी सदिश आ गया, या आप बोल सकते हैं ए से बी की ओर दिष्ट सदिश, दिष्ट मतलब इसकी तरफ जाता हुआ। तो ए से बी की ओर आपने जो सदिश था वो आपने निकाल लिया। अब आपको इस सदिश की दिक् कोसाइन चाहिए, दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या, हमने अभी आपको पिछले प्रश्न में भी समझाया था क्या होता है। तो यहां से देखो ए बी सदिश आ गया, तो इसलिए सदिश ए बी की दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं अब वो क्या होंगी, तो इसमें देखिए तो आप देखो बार बार इकाई सदिश निकालो फिर उनके गुणांक देखो, इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं सीधे पहले परिमाण निकाल लो। तो ए बी सदिश का आपने परिमाण निकाला तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में -2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो देखो ये आपके पास आ गया इसका परिमाण, -2 का वर्ग मतलब 4 प्लस -4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग ये 16। तो देखो ये 16 और 16 32 और 4 36 आया, मतलब ये 6 आ गया। तो परिमाण 6 आ गया। अब जैसे ही आपको समझ में आया कि परिमाण 6 आया तो आप देखो दिक् कोज्याएं कैसे लिखेंगे। आई का गुणांक देखिए -2 बटे परिमाण, कॉमा जे का गुणांक -4 बटे 6, कॉमा के का गुणांक 4 बटे 6। तो इस तरीके से आपके पास ये दिक् कोज्याएं जाएंगी। बस आप इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। तो देखो सरल करके आप इसको लिख सकते हैं -1/3, क्योंकि आपने 2 से 6 को कैंसिल कर दिया। देखो यहां 2 से कैंसिल होगा 4 2 बार और 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया, ये आ गया। और 4/6 को आप 2/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास देखो दिक् कोज्याएं आ गई हैं। अगर किसी को संदेह लगता है तो वो पूरा पहले एक बार में इकाई सदिश निकाले फिर देखे आई जे और के गुणांक क्या क्या आ रहे हैं। तो ध्यान रखें दोनों तरीके से उत्तर हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि बात दोनों सेम ही है, बस मैंने यहां पर अलग बार बार उसको नहीं लिखा है कि इकाई सदिश निकालेंगे और फिर हम उनके गुणांक देखें, हमने वहां पर सीधे इसको कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 14 पर। दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स कॉमा ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दो सदिशों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। झुका हुआ है इसका मतलब कोण बराबर है, क्योंकि कहीं भी झुका होना मतलब कुछ ना कुछ कोण बनाना होता है। तो इसका मतलब बराबर झुका हुआ सिद्ध करना है, या फिर आप बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि आपको सिद्ध करना है कि कोण बराबर बने रहे हैं। इसका मतलब पहले हमें यह कॉन्सेप्ट समझना होगा कि दो सदिशों के बीच में कैसे कोण को निकाला जाता है। तो देखिए सदिश ए तथा बी के बीच कोण यदि थीटा है तब
अब देखिए कोण कैसे निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखो सदिश ए डॉट प्रोडक्ट सदिश बी, ये होता है डॉट प्रोडक्ट का निशान, मतलब डॉट गुणनफल का निशान, बराबर ये होता है सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो अगर आपको कोण निकालना है इसका मतलब कॉस थीटा निकालना है बेसिकली, तभी तो थीटा निकाल पाओगे जब पहले कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए कैप सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण गुणा बी वेक्टर का परिमाण, तो ये आपके पास आ जाता है। तो अगर थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स करके हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोण को निकालते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि दो सदिशों के बीच में कोण कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को याद करने के बजाय आप इस बात को याद रखें कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। तो ए डॉट बी अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास होता है सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण गुणा कॉस थीटा। अब जब आप इतना कर लेंगे तो कॉस थीटा आसानी से निकाल लेंगे, और थीटा यदि निकालना होगा तो कॉस इनवर्स करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने आपको ये तो बता दिया। अब यहां पर आप एक बात को गौर करें कि देखो एक सदिश तो दिया है लेकिन दूसरा सदिश तो कहीं है ही नहीं। तो अब इसको देखिए, ये जो आपके पास अक्ष दी हुई है इनसे हम सदिश निकालेंगे दूसरे वाले कि आखिर कौन कौन से आएंगे। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कैसे आप सदिश बनाते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आता है, ये है x, ये है y और ये है आपके पास z। अब ये हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आए क्योंकि ये हम 3D अर्थात त्रिविमीय बात कर रहे हैं, त्रिविमीय स्पेस में। तो यहां पर देखिए जब हम किसी कॉपी पे लिखते हैं या हम आपको यहां पर स्क्रीन पर समझा रहे हैं तो हम द्विविमीय बात ही ढंग से कर सकते हैं। त्रिविमीय बात करेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए आप किसी भी कमरे के कोने को देख सकते हैं। जैसे आप अपने कमरों में कोने देखेंगे तो आप देख रहे होंगे तीन अलग अलग दिशाओं में आपके पास जा रही होंगी, वो एक दिशा दूसरी होगी, एक और ऊपर की तरफ और एक साइड में जा रही होगी। तो इसी तरीके से आपके पास ये है, ये बिंदु होता है बिंदु O। अब ये देखिए OX जो होता है इस दिशा में आपके पास I चलता है, OY इस दिशा में आपके पास J चलता है और OZ इस दिशा में आपके पास K चलता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि I कैप, J कैप और K कैप जो होते हैं वो OX, OY और OZ के अनुदिश इकाई सदिश होते हैं, क्योंकि कैप लगा है इसका मतलब इकाई सदिश है। तो I कैप, J कैप और K कैप आपको समझ में आ गया कि इकाई सदिश हैं OX, OY तथा OZ अक्ष के अनुदिश। तो अब जो आपको यहां पर OX बोला गया था आप तुरंत समझ जाएंगे बेसिकली I कैप बोला है, OY बोला गया था मतलब J कैप बोला गया है और OZ बोला गया था मतलब K कैप बोला गया है। तो चलिए अब यहां पर हम कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, पहला सदिश आपके पास है जो प्रश्न में दिया है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप तथा अक्ष OX, इसको OX को हमने अभी आपको समझाया कि I कैप बेसिकली लिखा हुआ है, वो भले OX बोला लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो I कैप बोला गया है। तो इनके बीच में यदि कोण निकालना है तो हमने आपको समझाया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट भी आप पहली बार देख रहे हैं, इन प्रश्नों में आपने थ्योरी में भले ही पढ़ा है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट भी हम आपको समझाएंगे। तो अभी तो पहले हम यहां पर फॉर्मूला केवल लिख रहे हैं, कहीं भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्मूला हम आपको सामने लिख रहे हैं। मान लीजिएगा आपने इस सदिश और अक्ष OS के बीच में, OX के बीच में जो आपने कोण माना वो θ1 माना, तो इसलिए cos θ1 हो गया आपके पास। अब ये देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट करने के लिए I कैप गुणा I कैप, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का चिन्ह है। तो क्योंकि डॉट सा बनना है इसलिए हम डॉट गुणनफल बोलते हैं, तो ये एक के बराबर होता है। J कैप गुणा J कैप करोगे मतलब डॉट प्रोडक्ट करोगे ये भी एक आएगा, और K कैप डॉट K कैप करोगे तो ये भी आपके पास एक ही आएगा। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब एक के बराबर होते हैं अगर खुद का खुद से कर दिया जाए, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है I कैप डॉट J कैप आपके पास 0 होता है, इसी तरीके से I डॉट K 0 होता है, K डॉट J भी आपके पास 0 होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सब आपके पास 0 होते हैं। अब आप ये देखो गुणनफल करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो I का I से गुणा करेंगे तो ये देखो I कैप डॉट I कैप आ गया, प्लस देखो J का गुणा I से करोगे तो J डॉट I आ गया, प्लस K का डॉट प्रोडक्ट करेंगे I से तो K डॉट I आ गया, बराबर। अब देखो इसका परिमाण निकालना है, परिमाण निकालना आपने सीखा है, ये आ जाएगा 1 का वर्ग
प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और अंडर रूट आपने लगा दिया। इसका परिमाण निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग और बाकी कुछ है ही नहीं तो आप मत लिखिए कॉस थीटा 1। भले ही देखो आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक ही आएगा क्योंकि आई कैप अकेला वेक्टर है, आई कैप बोला गया है, इसका मतलब इकाई सदिश है तो उसका परिमाण तो एक ही आएगा और आप यहां से भी देख रहे हो एक ही आएगा आपके पास। तो चलिए अभी तो हम इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो हमने आपको बताया आई कैप डॉट आई कैप ये एक आएगा, ये सभी जीरो हो जाएंगे तो ये जीरो कर दिया आपने बराबर। ये देखो अंडर रूट 3 आ गया, ये देखो एक ही है और ये कॉस थीटा 1 आ गया। तो इस तरीके से देखो कॉस थीटा 1 आपके पास आ गया 1 बटे अंडर रूट 3। अगर आप चाहें तो थीटा 1 निकालें, नहीं तो कॉस थीटा 1 ही रहने दें। ये आपने सदिश और अक्ष OX के बीच में कोण निकाल लिया। अब हम सदिश और अक्ष OY के बीच में कोण निकालते हैं। तो देखिए सदिश आपके पास दिया हुआ था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा OY अक्ष OY मतलब हमने आपको अभी देखो समझाया OZ सॉरी जे कैप, इनके मध्य हम कोण निकालेंगे। आप देख सकते हो OY जो है देखो ये जे कैप होता है, इसके अंदर जो इकाई सदिश होता है, तो इसके बीच में अगर हम कोण निकालेंगे तो आप देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों का डॉट गुणनफल, ये आपके पास जे है, ध्यान रखें डॉट लगाया आपने और यहां जे लिख दिया बराबर। देखो इसका परिमाण लिखोगे तो ये आपने मॉड का चिन्ह लगा देते हैं और इसके बीच में सदिश लिख दिया, इसका मतलब आप परिमाण लिख रहे हैं। और ये जे कैप और ये कॉस थीटा 2 लिख दिया क्योंकि हमने माना कि इन दोनों के बीच में थीटा 2 कोण है, इसलिए कॉस थीटा 2 आ गया। तो देखो आई कैप का आई जे कैप के साथ गुणनफल लिखोगे डॉट प्रोडक्ट मतलब प्लस जे कैप डॉट जे कैप करोगे प्लस के कैप डॉट जे कैप करोगे बराबर। देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इसका आप परिमाण या मापांक निकालेंगे तो देखो ये आएगा अंडर रूट में, देखो एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर भी एक का आएगा और के का गुणांक एक है तो इसका स्क्वायर करोगे वो भी एक आएगा, ये देखो एक आएगा अंडर रूट में और ये कॉस थीटा 2 आ गया। तो इस तरीके से आप ये देखो कि आपके पास जब इसको आप हल करोगे तो देखो ये तो जीरो आ गया प्लस जे कैप का जे कैप से गुणनफल करोगे तो एक आ गया और ये जीरो आ गया, क्योंकि आप देखो ये डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि खुद का खुद से करते हैं तो एक आता है, बाकी किसी का दूसरे से करते हैं तो जीरो आता है। देखो आई का खुद से किया आई से तो एक आया, जे का जे से किया तो एक आया, के का के से किया तो एक आएगा। बाकी अगर आई का जे से आई का के से कर रहे हो तो जीरो आ रहा है, के का जे से कर रहे हो तो जीरो आ रहा है। तो हमने आपको ये तो बता ही दिया बराबर। ये देखो अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, ये एक ही रह जाएगा और ये कॉस थीटा 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास कॉस थीटा 2 ये आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। तो इस तरीके से थीटा 2 या कॉस थीटा 2 बेसिकली आपको ये भी पता लग गया। अब आपने ओ एक्स और ओ वाई अक्ष के बीच में तो कोण निकाल लिया सदिश के साथ। अब हम यहां पर सदिश जो दिया हुआ था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा ओ जेड अक्ष जो थी अर्थात के कैप के मध्य कोण निकालेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कोण निकालने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणनफल करेंगे, तो आई प्लस जे प्लस के डॉट, जैसे आप डॉट लगाते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि आप डॉट गुणनफल कर रहे हैं। यहां पर के कैप आ गया बराबर, देखो इसका परिमाण लिखोगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण मतलब आपने मॉड के अंदर लिख दिया, ये के कैप आ गया और यहां पर देखो कॉस थीटा 3 हो गया। हमने माना कि इनके बीच में कॉस थीटा 3 है तो अब हमने कॉस थीटा 3 लिख दिया। तो देखिए आई कैप का डॉट गुणनफल करेंगे के साथ तो आई कैप डॉट के कैप आ गया प्लस जे कैप का गुणनफल करोगे डॉट वाला वो के कैप के साथ करोगे तो जे कैप डॉट के कैप आ गया प्लस के कैप का डॉट गुणनफल करोगे के कैप के साथ तो के कैप डॉट के कैप आ गया बराबर। देखो ये आ गया आपके पास अंडर रूट में 1 प्लस 1 ये देखो अंडर रूट में 1 आ गया और ये कॉस थीटा 3 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप ये देखो जीरो आ गया प्लस ये भी देखो जीरो हो गया, हमने आपको पहले समझा दिया है। ये देखो 1 आ जाएगा खुद का खुद से, ये अंडर रूट 3 कॉस थीटा 3 आ गया। तो इस तरीके से अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कॉस थीटा 3 ये आ गया 1 बटे अंडर रूट 3। तो देखो थीटा 3 निकालना चाहो नहीं तो कॉस थीटा 3 आपने निकाल ही लिया। तो अब आप ये देख रहे हो कि कॉस थीटा 1 हमने निकाला मतलब हम इसको समीकरण 1 बोल दें, वो भी 1 बटे अंडर रूट 3।
cos थीटा 2 इसको हम समीकरण 2 बोल दें, ये भी 1/√3 आया है, और cos थीटा 3 ये भी 1/√3 आया, हमने इसको समीकरण 1 बोल दिया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से आपके पास आ रहा है थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। कुछ छात्र बोलेंगे नहीं ये तो कॉस में बराबर आए हैं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3। अगर कॉस में बराबर आए इसका मतलब ये हुआ कि आपस में कोण भी बराबर है। तो यही बेसिकली आपको सिद्ध भी करना था। तो देखिए मैं यहां पर लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या है, वो कोण ही है। कोण मतलब जो आपको बोला गया था बराबर झुके हुए हैं, मतलब कोण बराबर है। तो यही देखो आपको बेसिकली सिद्ध करना था, और आपने उसको आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर आ जाते हैं। अब हम बिंदुओं P आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और Q माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेसिकली इस प्रश्न में दो भाग हैं। एक बार आपको अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, और एक बार आपको बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए बिंदु R का स्थिति सदिश जब R बिंदु R जो है वो सदिश A तथा सदिश B को m/n में विभाजित करता है। अब मैं देखिए मैंने विभाजित करता हुआ लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि अंत विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, मैं इसके लिए केस ले लेता हूं। तो अब विभाजित दो तरीके से हो सकता है। केस 1 जब अंत विभाजन हो, तो जैसा आपने देखो सरल रेखा में पढ़ा था कक्षा 11 में, इसी तरीके से यहां पर करना है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखो बिंदु P मान लीजिएगा यहां पर है, और बिंदु Q अगर आप देखें तो मान लीजिएगा आपके पास यहां पर है। बिंदु P और बिंदु Q आपने लिख दिए। अब मान लीजिएगा R बिंदु आपके पास यहां पर है, जो कि m/n में अर्थात m/n में विभाजित कर रहा है। तो आपने देखो सरल रेखा में पढ़ा था कि जो R का स्थिति सदिश होता है वो आपके पास होता है n गुणा P। तो यहां पर देखो मैंने वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर माने हैं, मतलब ये A वेक्टर और ये B वेक्टर है। तो इस तरीके से यहां पर आप लिखोगे n A वेक्टर प्लस देखो m का गुणा B से कर देते थे हम सरल रेखा में, वैसे यहां पर किया बटे m प्लस n कर देते थे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लिख देना है। तो या तो आप याद रखें, नहीं तो याद ना भी रखें तो आपको सरल रेखा का सिद्धांत यदि पता है कि कैसे विभाजित करते थे वहां पर, तो यहां पर भी कर सकते हैं जैसे सरल रेखा में आपने पढ़ा था। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंत विभाजन जब करेगा तो बिंदु R का स्थिति सदिश n a वेक्टर प्लस m b वेक्टर बटे m प्लस n। ये देखो केस 1 हो गया। अब देखो हो सकता है विभाजन आपके पास y विभाजन हो, तो केस 2 भी हम लिख लेते हैं। केस 2 है जब वो बिंदु R a तथा b वेक्टर को m/n में y विभाजित करता है। तो y विभाजन के लिए देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, तो इसको भी मैं आपको पहले समझा देता हूं सरल रेखा के हिसाब से, फिर हम लिख देंगे डायरेक्ट। क्योंकि अगर आपको सरल रेखा से समझ में आ गया तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरल रेखा में आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है। तो देखिए ये मान लीजिएगा आपके पास ये A वेक्टर है अर्थात बिंदु P, ये है B वेक्टर। अब आपको बोला गया कि जो R वेक्टर है, मतलब जो R है बिंदु, उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना, और वो m/n में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य मतलब बाहर की ओर है। तो मान लीजिएगा आपके पास यहां पर है R। अब देखिए आपको इस R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो आप ये देखो कि m/n में विभाजित कर रहा है, मतलब ये आपके पास बेसिकली m है और ये आपके पास बेसिकली n है। ये एक्चुअल में इतनी दूरी नहीं होगी, लेकिन मैंने केवल इस तरीके से इसको लिख दिया है। तो जो R का स्थिति सदिश आता था वो देखिए आपके पास आता था m गुणा b माइनस n गुणा a वेक्टर बटे
m माइनस एन, ये आता था आपके पास सरल रेखा में। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगा देंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप लिखेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर बटे m माइनस n। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं या फिर आप इसको अपनी तरफ से बना लें, फिर आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब देखो, अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। एक्चुअल में प्रश्न में बिंदु P और Q के आपको सदिश दिए हुए हैं। तो मान लीजिए बिंदु P का सदिश है आपके पास A वेक्टर, या हम बोल सकते हैं ये है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो यहां पर देखिए हमने बोल दिया बिंदु P A कैप वो सॉरी A वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बिंदु Q इसको हमने B वेक्टर बोल दिया, तो ये है आपके पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो अब ये देखो कि पहले वाले भाग में आपको बोला गया कि 2:1 में विभाजित कर रहा है लेकिन अंत विभाजित कर रहा है। तो इसलिए 2:1 में यहां पर मैं पहला वाला भाग लिख देता हूं, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। अब यहां पर आप एक बात को गौर करें कि यहां पर देखो पहले कौन सा बिंदु लिखा है, पहले बिंदु P लिखा है, मतलब इसलिए आपने इसको A लिया है। तो 2:1 जब लिखा है तो इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास पहला बिंदु कौन सा है। तो हमने उसी हिसाब से A और B लिखे हैं। तो देखो ये R का जो स्थिति सदिश आएगा वो आएगा आपके पास, हमने अभी आपको बताया MB प्लस NA बटे M प्लस N, कुछ इस तरीके से आता था, जहां A और B क्या है, वेक्टर है। तो आप बस इनका फॉर्मूला लगा दीजिएगा यहां पर। तो देखो m है 2 और n है आपके पास 1, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि m/n मतलब 2:1 है। तो m की जगह 2 लगा दो, 2 इंटू बी करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये mb आ गया, प्लस na करोगे मतलब 1 का गुणा a वेक्टर करोगे तो ये आपके पास आ गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बटे m प्लस n अर्थात 2 प्लस 1 आपने कर दिया। तो देखिए यहां से आपके पास जो R बिंदु है उसका स्थिति सदिश हम निकाल रहे हैं। तो माइनस 2i कैप है और यहाँ i कैप है तो ये माइनस का i कैप बचा, 4j कैप है और यहाँ 2j कैप है तो ये प्लस का 6j कैप बचा, 2k कैप में से k कैप घटाया तो आपने माइनस का k कैप बचा, बटे अब देखिए 2 प्लस 1 यदि आप कर रहे हो तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो पहले वाले भाग का उत्तर निकाल दिया कि जब अंत विभाजित करेगा P तथा Q बिंदु को 2:1 में, तब जो बिंदु R होगा उसका स्थिति सदिश माइनस आई कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप बटे 3 आपके पास हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम देखो, अच्छा एक बात हमने यहां पर गलती कर दी, यहां माइनस आई प्लस जे प्लस के है, यहां पर हमने माइनस आई प्लस 2j लिख दिया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इसी तरीके से देखो यहां पर ये माइनस आई प्लस जे हो जाएगा, यहां पर ये 2j हो जाएगा क्योंकि 2 का आपने गुणा किया था। तो ये आपके पास 6 ना होने के बजाय यहां पर 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बटे 3। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया बिंदु R जब अंत विभाजन करता है। अब आपको तो तब भी देखना है जब बाह्य विभाजन करे तब क्या होगा, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा वाला भाग है, 2:1 में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो अब ये देखो हमने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको अभी सिखाया कि जो R होगा वो आएगा आपके पास MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर बटे M माइनस N के बराबर। तो देखो आपके पास जो A वेक्टर है और B वेक्टर है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, और M और N जो है वो बेसिकली 2 और 1 हैं, क्योंकि M/1 ऐसे लिखते थे M/N, तो वो 2:1 है, तो M 2 है और N 1 है। तो देखिए R यहां से आप देखो MB करना है तो M तो 2 है और B के संग करेंगे तो ये माइनस
2i प्लस 2j प्लस 2k कैप आ जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम -2i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया mb, माइनस n गुणा ए वेक्टर करोगे तो n तो 1 है, तो 1 का गुणा ए वेक्टर से करोगे मतलब बेसिकली ए वेक्टर लिख देना है। तो ए वेक्टर आप देखो i प्लस 2j माइनस k है, तो यहां पर आप देखो इसको लिख देते हैं। तो ये देखो आपने लिखा i प्लस 2j माइनस k कैप आपके पास आ गया, बटे देखिए अब आपको m माइनस एन करना है, तो m माइनस एन मतलब 2 माइनस 1 आपने कर दिया। तो यहां से अब ये देखो r जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश -2i कैप और ये -i कैप मतलब माइनस का 3i कैप हो गया। देखो 2j कैप है और ये माइनस का 2j कैप हो जाएगा क्यों, तो ये एक तरीके से कट जाएंगे, तो आपने ये कैंसिल कर दिया। और ये 2k कैप है और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस का 3k कैप बना, बटे ये देखो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ गया। तो इस तरीके से बिंदु r का जो स्थिति सदिश आएगा वो आ जाएगा -3i कैप प्लस सॉरी -3, यदि आपने उभयनिष्ठ लिया है तो यहां पर आपके पास माइनस आएगा, तो i कैप माइनस k कैप आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपने तब भी r का स्थिति सदिश निकाल लिया जब वो बिंदु r 2:1 में बाह्य विभाजित करता था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 16 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 में आपको बोला गया कि दो बिंदुओं P 2,3,4 और Q 4,1,-2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको बिंदु P और बिंदु Q का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो या तो आप फॉर्मूले से लगाएं अंत्य विभाजन, क्योंकि मध्य बिंदु मतलब अंत्य विभाजन करता हो जो 1:1 में, क्योंकि मध्य का बिंदु है मतलब समान दूरी पर स्थित होगा दोनों बिंदुओं से। या फिर देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु जो होता देखिए वो आपके पास हो जाएगा, देखो P को लिखोगे आप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस देखिए Q को अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, बटे चूंकि मध्य बिंदु है इसलिए आपने 2 से विभाजित कर दिया। तो अगर आप देखो कॉन्सेप्ट से करते तब वो m प्लस n मतलब m और n तो 1:1 हो जाएगा, मध्य बिंदु है इसलिए तो 1 + 1 करते 2 ही आ जाता। तो आप कॉन्सेप्ट से करो चाहे ऐसे करो डायरेक्ट सेम ही आएगा। तो देखो 2i कैप और 4i कैप मिलकर ये 6i कैप हो गया, प्लस देखिए 3j कैप और ये j कैप हो गया, तो ये 4j कैप आ गया। 4k कैप में से देखो यहां 2 कैप k कैप आप घटा रहे हो तो प्लस का 2k कैप आ गया, और देखो बटे 2 में आप चल ही रहे हैं यहां पर। तो इस तरीके से आप ये देखो यहां पर आप 2 उभयनिष्ठ ले सकते हो अंश में से, तो ये आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बटे 2। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल कर दोगे तो आपके पास बचेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इस तरीके से आपके पास ये बिंदु P तथा Q का उभयनिष्ठ बिंदु आ चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 17 में आपको बोला गया कि दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है, B वेक्टर के स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, और C वेक्टर आपको दिया हुआ i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ये आपको दर्शाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो देखिए दो तरीके हैं वैसे आपके पास सिद्ध करने के। सबसे पहला तरीका है, देखो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में बोला जाता था कि एक भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब आप ये देखो कि अगर देखिए वैसे तो ये आपको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन अगर मैं इसको समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना दूं, मान लीजिए आपके पास ये देखो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि जो कर्ण है वो बेसिकली ए बी है या बी सी है या ए सी है, ये हमें नहीं पता है। तो अभी तो ये कोई भी बिंदु होंगे, तो ये जो स्थिति सदिश हैं वो बिंदुओं के सदिश हैं, स्थिति सदिश। इसका मतलब अगर आपको ए बी वाली भुजा निकालनी है तो पहले आपको ए बी सदिश निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये अभी बस मैंने ऐसी लिख दी है कि ए बी और सी, हो सकता है सी यहां पर समकोण हो, ये मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूं। तो आप देखो ए बी वाली भुजा निकालोगे, तो ए बी वाली भुजा निकालने के लिए आप पहले ए बी सदिश निकालोगे, मतलब ए से बी की ओर सदिश जाओगे।
तो वो देखो आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि बी वाला बिंदु पहले लिखते थे तो उसका सदिश देखो ये है, क्योंकि देखो बी बीच में और क्रमशः बोला गया था, तो यहां पर देखो बी बीच में माइनस ए वेक्टर आपने कर दिया। तो अभी देखिए बी वेक्टर आपके पास हो गया 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस सदिश ए देखो आपके पास हो जाएगा 3i माइनस 4 जे कैप, देखो माइनस 4 जे कैप लिख देते हैं और फिर माइनस 4 के कैप, ये आपके पास आ गया। अब ये देखो आपके पास जब आप इसे हल करोगे तो 2i में से 3i घटाओगे तो माइनस i कैप। ये अभी ए बी सदिश चल रहा है अपने पास, देखिए माइनस जे कैप और ये प्लस का 4 जे कैप बन जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 जे कैप हो गया। देखो ये माइनस और माइनस करके प्लस हो गया, तो प्लस का 4 के कैप और प्लस का के कैप, तो ये प्लस का 5 के कैप हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आप ये देखो, अब ये ए बी सदिश आया, लेकिन अगर आपको ए बी जो बिंदु है उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है अर्थात उसका परिमाण ज्ञात करोगे। हमने आपको पहले बताया है कि किसी भी सदिश की लंबाई निकालने का मतलब ये हुआ उस सदिश का परिमाण ज्ञात कर लो। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आप करोगे यहां पर, और प्लस 5 का स्क्वायर यहां पर कर दो आप। तो देखो यहां पर ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 25 5 का वर्ग 25। तो ये देखो आपके पास अंडर रूट 35 अर्थात अंडर रूट 35 आ गया ए बी वाली भुजा की लंबाई, या मैं बोल सकता हूं ए बी वाले सदिश का परिमाण, या हम बोल सकते हैं ए बी वाली भुजा की लंबाई आपके पास आ गई अंडर रूट 35। अब इसी तरीके से आप बाकी दो भुजाओं की लंबाइयां भी निकालेंगे, अर्थात पहले आप बीसी सदिश निकालोगे। बीसी सदिश मतलब सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए सी वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस बी वेक्टर आप देखो ये आपके पास दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए अब यहां पर इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देख रहे हो यहां पर आई कैप है और यहां पर माइनस 2i कैप है, तो ये आपके पास माइनस आई कैप हो गया। देखो ये माइनस 3 जे कैप है और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 3 जे कैप प्लस का जे कैप, तो ये माइनस का 2 जे कैप आ गया। देखो माइनस का 5 के कैप और ये देखो माइनस बन जाएगा, तो माइनस का के कैप मिलकर माइनस का 6 के कैप आपके पास आ गया। तो ये बीसी वेक्टर आपके पास आ गया। अब आपको तो बीसी वाली भुजा की लंबाई निकालनी है, अर्थात इस सदिश का परिमाण आप निकाल लोगे। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ गया। तो इस तरीके से इसकी लेंथ जो आपके पास आएगी इस साइड की वो आ गई अंडर रूट में 41। तो आपने बीसी वाली भुजा की लंबाई निकाल ली। अब इस तरीके से देखो आपके पास एसी वाली भुजा या सीए वाली भुजा, बात तो सेम ही है, भुजा की लंबाई तो समान ही रहेगी, तो आप एसी या सीए कुछ भी निकाल सकते हो। तो वो आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखिए सी वेक्टर है आपके पास आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, तो चलिए इसको लिख देते हैं आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये हो गया सी वेक्टर माइनस देखो ए वेक्टर अब आपको लिखना है। तो देखिए ए वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो ए वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये आपके पास यहां से आ गया। अब देखिए आई कैप में से माइनस 3 आई कैप घटाओगे तो माइनस का 2 आई कैप आ गया, माइनस 3 जे कैप में से देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 जे कैप करना पड़ेगा, तो ये प्लस का जे कैप आ गया। देखो ये माइनस और माइनस प्लस हुआ तो प्लस का 4 के कैप और माइनस का 5 के कैप, तो माइनस का के कैप आपके पास आ गया। तो इस तरीके से एसी वेक्टर आपके पास आ गया। अब चूंकि एसी वेक्टर आ गया तो आपके पास एसी वाली भुजा जो है उसकी लंबाई निकालनी होगी, तो इसका परिमाण निकाल लेंगे इस वेक्टर का। तो देखो माइनस 2 का वर्ग ये 4 आ गया, 1 का वर्ग 1 आ गया, और देखो माइनस 1 का वर्ग यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 6। तो आपने देखा कि तीनों भुजाओं की लंबाई एक तरीके से आ गई आपके पास, ए बी की लंबाई अंडर रूट 35, बीसी अंडर रूट 41 और एसी अंडर रूट 6। तो अब देखिए किसी एक भुजा का स्क्वायर यदि आप करें तो आप देख रहे हैं कि बीसी का यदि हम स्क्वायर करें, बीसी भुजा यदि आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं बराबर, ये देखो आ रहा है आपके पास एसी वाली भुजा का स्क्वायर प्लस ए बी वाली भुजा का स्क्वायर। कैसे? तो आप देखिए ये था आपके पास अंडर रूट 41 बीसी वाली भुजा की लंबाई, तो अंडर रूट 41 का स्क्वायर अर्थात 41, एसी आपके पास देखो अंडर रूट 6 तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस यहां देखो अंडर रूट 35 आया था ए बी, तो इसका स्क्वायर करोगे
तो आप देख रहे हो यहां से आपके पास 41 बराबर, ये देखो 6 + 35 आ जाएगा, तो आपने देखा 41 बराबर 41 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि BC वाली भुजा का वर्ग बराबर AC वाली भुजा का वर्ग प्लस AB वाली भुजा का वर्ग आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही आपको ये समझ में आया तो आपने तुरंत बोला कि ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय आ गई। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आपके पास आ गई तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। अब आप ये ध्यान रखें, वैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि BC बी कोण समकोण बोला था, लेकिन आपके पास जो BC है वो कर्ण आ रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ी वाली भुजा है। तो ये तो केवल आपको समझाने के लिए हमने बोला था। एक्चुअल अगर आप देखते प्रश्न में तो B यहां पर आ जाता और C यहां पर आ जाता और ये आप A कर देते। मतलब BC कर्ण के शीर्ष होते, चाहे B ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, लेकिन होंगे कर्ण के शीर्ष B और C। तो इस तरीके से आपके पास ये बन जाता। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो तीनों शीर्ष हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये आपके पास रहा मेथड 1। अब हमने आपको बताया था कि इसके अलावा दूसरा मेथड भी है, तो मेथड 2 समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सा मेथड है आपके पास। तो मेथड 2 देखते हैं। तो मेथड 2 देखते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा डॉट प्रोडक्ट की तरफ आना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमने आपको समझाया कि यदि दो वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, मान लीजिएगा आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यदि आप करेंगे तो हमने आपको समझाया था ये ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा होता है। तो मान लीजिएगा कि कैसे भी आपने यदि इसको जीरो किया, तो यदि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला दो वेक्टर का या दो सदिशों का, वो जीरो आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण गुणा cos थीटा ये भी जीरो आ गया, क्योंकि यदि ये जीरो आया तो ये पूरा दाएं पक्ष भी जीरो आ गया। इसका मतलब देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि परिमाण है वो कभी जीरो हो नहीं सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब cos थीटा जीरो होगा, और अगर cos थीटा जीरो है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि थीटा आपके पास 90 अंश होना चाहिए। तो यहां पर सेकंड मेथड में आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि दो वेक्टर या दो सदिशों का हमको गुणनफल अगर जीरो आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में 90 अंश का कोण बनना है, और चूंकि 90 अंश का कोण बनना है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वो आपके पास समकोण बन रहा होगा वहां पर कोण। चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर देखो ये तीनों बिंदु हैं, लेकिन आपको तो वेक्टर चाहिए, अर्थात BC वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर चाहिए, तो वो आप निकाल चुके हैं। देखो AB वेक्टर है आपके पास ये, तो मैं AB वेक्टर लिख लेता हूं, यह आया -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये देखो आपने AB वेक्टर लिख लिया। अब आप देखो BC वेक्टर लिखोगे तो BC आया है -i -2j -6k, तो BC वेक्टर आप लिख दो -i कैप -2j कैप -6k कैप। अब इसी तरीके से AC वेक्टर भी आप देख लो, AC वेक्टर आपके पास आया -2i कैप प्लस j कैप -k कैप, तो ये आ गया -i कैप, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं, -2i कैप है प्लस j कैप -k कैप। तो अब देखो हमें कोई से दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो आ जाना चाहिए, अगर ये सिद्ध करना है तो, यदि ये सही प्रश्न है तो अगर आप AB डॉट BC कर दो मान लो, तो देखो हमने आपको समझाया था कि केवल खुद का खुद से करेंगे तभी आपके पास आता है वो एक, बाकी सब में जीरो बनता है। तो देखो -i का -i से करोगे तो -1 इंटू -1 बेसिकली 1 बना, -i का बाकी सबसे करोगे जीरो ही आएगा। अब ये 3j है, 3j का गुणा -2j से करोगे तो ये केवल यहीं पर आएगा -6। अब 5 का गुणा -6 से करोगे तो ये आ गया -30। तो आपको ये समझ में आया कि ये -35 आ गया, तो ये तो जीरो नहीं आया। अब आप AB वेक्टर का गुणा AC वेक्टर से कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखिए -i कैप का गुणा इन तीनों से करोगे, लेकिन इन दोनों से करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, तो यहां से करोगे तो -1 का गुणा -2 से करोगे तो 2 आ गया, 3j कैप का गुणा j कैप से करोगे तो +3 आ गया, और 5k कैप का गुणा -k कैप से करोगे तो आपके पास -5 आ गया। तो देखो 5 -5 आपके पास यहां से जीरो आ जाएगा। तो आपने देखा AB वेक्टर और AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो जीरो आया, इसलिए AB वेक्टर और AC वेक्टर क्रमशः लंबवत हो गए, तभी तो आप बोल रहे हैं कि इनके बीच में 90 अंश का कोण है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज होगा। तो अब आप देखो यहां से आपको तुरंत ये भी समझ में आ जाएगा कि AB
वेक्टर और AC वेक्टर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री पर है, तो देखो इनमें दोनों वेनिस्ट हैं ए बिंदु ए, अर्थात जो पॉइंट ए है वो आपके पास 90 डिग्री वाला एंगल आएगा। तो आप देख सकते हो हमने पहले मेथड से निकाला तब भी हमारे पास पॉइंट ए ही 90 डिग्री वाला एंगल आया है, और हमने दूसरे मेथड से निकाला तब वहां से भी आप देख सकते थे कि कौन सा एंगल आपके पास 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से यहां पर दो हमने मेथड समझ लिए कि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल्स प्रूफ करने के। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 पर हम आ जाते हैं। आपको यहां पर बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और आप देखिए आपको यहां पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें त्रिभुज एबीसी बना है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सत्य कथन जो नहीं है वो आपको बताना है, अर्थात असत्य कथन आपको टिक कर देना है। तो सबसे पहले तो अगर आप चित्र की तरफ देखेंगे तो आप देखिए आपके पास ये शीर्ष है, सॉरी ये एक सदिश है ए बी वेक्टर। इसी तरीके से देखिए ये एक सदिश है जो इस दिशा में जा रहा है वो है बीसी सदिश, और ये एक सदिश है जो इस दिशा में जा रहा है वो आपके पास है एसी सदिश। तो यहां से अगर आप गौर करेंगे तो देखो ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर जा रहा है, तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। अब ये देखिए ये ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर गया, और यहां से देखिए ए से डायरेक्ट सी पर चला गया, तो इसका मतलब ये आपके पास ए सी सदिश के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो आपको समझ में आ गया कि यहां से आपके पास ये एक संबंध आएगा जो एक सही संबंध है। अब यहां पर आप ये देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये सही संबंध है। अब उसके बाद हमको एक बात पर गौर करना है कि कभी भी अगर आपको कोई सदिश पी क्यू दिया हुआ है, अर्थात पी क्यू वेक्टर दिया है, तो अगर आप इनके स्थान परिवर्तित करते हैं अर्थात क्यूपी सदिश लिखते हैं तो वो माइनस चिन्ह का उसमें अंतर आएगा। अगर इसी तरीके से मैं बोलूं तो अगर सी डी सदिश कहीं दिया है तो वो माइनस डीसी सदिश के बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखो इस बात का और ध्यान रखेंगे, तो यहां पर आप देखो अगर हमें सत्य कथन बनाने हैं तो देखो दाईं तरफ मेरे को जीरो रखना होगा, तो इस तरीके से देखो मैं इसको और लिख सकता हूं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश माइनस ए सी सदिश बराबर जीरो। देखिए ये लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि देखिए ए सी को हमने पक्षांतर कर दिया। तो आप देखिए ये आपके पास अगर आप गौर करेंगे तो ये दूसरा कथन बन रहा है, तो ये दूसरा कथन है यहां पर, तो ये आपके पास सत्य कथन है, क्योंकि अगर ये सत्य है तो इसका मतलब ये भी सत्य है, तो इसलिए दूसरा कथन तो देखिए सत्य आपके पास आ चुका है। आप देखिए दूसरे कथन में आपके पास यही है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। चलिए अब देखिए हमने आपको बताया ए सी को अगर आपको इसको परिवर्तित करके लिखना होगा तो आप देखो इससे लिख सकते हो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। अब देखो माइनस ए सी सदिश को हमने आपको बताया अगर आपको परिवर्तित करना है सी ए सदिश लिखना है तो ये माइनस चिन्ह का अंतर आपके पास आ जाएगा। देखिए यहां से आ जाएगा ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, देखो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी ए सदिश बराबर जीरो, ये आपके पास आ गया। तो आप गौर करेंगे तो देखिए ये आपके पास पहला वाला कथन है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पहला वाला कथन भी आपके पास एक सत्य कथन है। अब देखिए इसी तरीके से आप ये देखो कि अगर हम इस BC को चेंज करें, अगर हम इस BC को परिवर्तित करें तो देखिए कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो AB सदिश तो ये चल ही रहा है, BC को हम यहां पर माइनस CB सदिश लिख सकते हैं। हमने आपको अभी बताया ही है कि स्थान परिवर्तित करते हैं अगर इन बिंदुओं के तो माइनस चिन्ह आ जाता है, प्लस CA सदिश आपके पास आ गया बराबर जीरो। तो इस तरीके से देखो ये आ जाएगा AB सदिश माइनस CB सदिश प्लस CA सदिश बराबर जीरो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इन चारों कथनों में तो ये आपके पास देखो चौथा वाला कथन है, तो ये आपके पास डी कथन अर्थात चौथा कथन है, तो ये भी आपके पास एक सत्य कथन हो चुका है। तो देखो वैसे तो अब आपके पास तीसरा कथन बचा जो कि असत्य होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे भी ना बोल दें डायरेक्ट, हम उसको समझ भी लेते हैं आखिर क्यों ये गलत हो गया है। क्योंकि देखिए ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए है यहां पर, और अभी हमने देखो यहां पर देखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पहला कथन सत्य है मतलब यहां पर प्लस होना चाहिए, लेकिन यहां पर तीसरे कथन में तो आपके पास दिया हुआ है ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश माइनस सी ए सदिश बराबर जीरो, जबकि सत्य कथन जो है वो पहला वाला था जिसमें यहां पर प्लस होना चाहिए था, यहां पर माइनस है, इसका मतलब ये आपके पास असत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपके पास कथन सी हो जाएगा जो कि गलत है, और आपसे गलत कथन ही बेसिकली पूछा गया था।
तो देखिए अब हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 19 अर्थात अंतिम प्रश्न हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सररेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमने आपको सररेख सदिश के बारे में पहले बता चुके हैं। हम यहां पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सररेख सदिश जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, सररेख मतलब एक ही रेखा में इससे सदिश है। हो सकता है वो आपके पास जैसे ए वेक्टर इधर की तरफ हो और आपके पास जो बी वेक्टर है वो इस दिशा में जा रहा हो, लेकिन आप देखिए एक ही रेखा में स्थित है। अगर आप इस रेखा को बनाएंगे तो एक ही रेखा आ रही है, तो ये आपके पास सररेख सदिश कहलाए जाएंगे। सररेख सदिश कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं। मान लीजिएगा ए वेक्टर आपके पास ये हो गया और आप इसी में थोड़ा आगे की तरफ बना दें तो ये बी वेक्टर हो गया आपके पास, तो ये भी सररेख सदिश है क्योंकि रेखा एक ही है इनकी। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि रेखा एक ही होनी चाहिए। परमाण के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, अर्थात परमाण अलग अलग हो सकता है या समान भी हो सकता है, लेकिन रेखा एक ही होनी चाहिए। तो ये देखिए सररेख सदिश की हमने आपको एक तरीके से परिभाषा समझा दी है। अब हम यहां पर देखिए पहले कथन पर बढ़ते हैं। तो पहले कथन में आपको बोला गया है कि जो बी वेक्टर है वो लैम्डा ए वेक्टर के बराबर होगा, जहां पर लैम्डा कोई भी एक अदिश राशि है अर्थात एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2, 4/3, 5/6, -2, -3 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर आप ये देखो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सररेख सदिश तभी होते हैं जब कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा या किसी अचर के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो चूंकि b बराबर लैम्डा ए आ गया, इसलिए ये आपके पास एक सत्य कथन हो चुका है। तो ये आपके पास सररेख सदिश का सत्य कथन हो चुका। तो आपसे बोला गया था कि आपको तो वो कथन बताना है जो सही नहीं है। तो ये कथन तो सही है, मतलब ये तो आपका उत्तर नहीं होने वाला है। चलिए दूसरे वाले कथन पर आ जाते हैं, अर्थात बी वाले कथन पर। इसमें आपको बोला गया ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो देखिए सररेख सदिश में हमने आपको यह भी बताया था कि कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कुछ लैम्डा टाइम्स होता है। लैम्डा की वैल्यू हमने आपको बताई थी, कुछ भी हो सकती है अचर राशि। देखिए ये भी तो ए बराबर लैम्डा बी तरीके का है, जहां लैम्डा का मान +-1 है। तो ये भी आपके पास सररेख सदिश का ही उदाहरण हो गया क्योंकि ए बराबर लैम्डा भी हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ये कथन भी सत्य कथन हो गया। तो अब हम तीसरे वाले कथन पर आते हैं। तीसरा वाला अर्थात कथन सी में आपको बोला गया है ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि सररेख है, सररेख है तो या तो बी बराबर लैम्डा ए होगा या ए बराबर लैम्डा बी होगा, कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिएगा ए बराबर लैम्डा बी है और आपके पास जो ए वेक्टर है वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर जो है आपके पास वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये आपने देखो कोई भी दो वेक्टर मान लिए। अब चूंकि ए और बी सररेख है तो इस तरीके से ए बराबर लैम्डा बी कुछ होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर देखो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आप देख रहे हैं आपके पास बाएं पक्ष में भी एक वेक्टर लिखा हुआ है और दाएं पक्ष में भी एक वेक्टर अर्थात सदिश लिखा हुआ है, और दोनों वेक्टर एक तरीके से बराबर लिखे हुए हैं क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों बराबर लिखे हुए हैं। तो दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उनके घटक बराबर हो जाएं, अर्थात आई वाले गुणांकों को बराबर कर दो तो x1 बराबर लैम्डा x2 आ जाएगा। इसी तरीके से y1 आपके पास देखो लैम्डा y2 आ जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास z1 बराबर लैम्डा z2 आ जाएगा। तो अब आप यहां से देखोगे तो देखिए मैं इन तीनों को कंबाइन करके अगर लिखूं तो x1 बटे x2 निकालो आप तो वो भी लैम्डा आएगा आपके पास। आप y1 बटे y2 निकालो वो भी लैम्डा आएगा, z1 बटे z2 निकालो तो वो भी आपके पास लैम्डा आएगा, अर्थात ये सभी बराबर आ रहे हैं और ये लैम्डा के बराबर आ रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि तीसरे कथन में आपको बोला गया कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। समानुपाती हैं अर्थात उनके अनुपात समान आ रहे हैं, ये आपको बोला गया है कथन सी में। तो आप देख रहे हैं अनुपात अगर आप देख रहे हैं यहां से तो बराबर आ रहे हैं सभी के। तो यहां से आपको समझ में आया कि तीसरा कथन भी आपके पास सत्य कथन हो चुका है। तो अब देखिए चौथा कथन आपके पास रह गया, तो स्वाभाविक सी बात है वही एक असत्य कथन होगा, लेकिन आपको तो भी जांच जरूर करनी है, हो सकता है प्रश्न भी गलत हो, आपको अपनी तरफ से समझ में भी आना चाहिए। तो अब हम चौथे वाले कथन पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिणाम भिन्न है। परिणाम मतलब परिमाण।
तो कथन डी पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा समान है और परिमाण विभिन्न है। तो देखिए, परिमाण विभिन्न हो सकते हैं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन हमने आपको बताया कि दिशा हो सकता है समान हो भी और हो सकता है समान ना भी हो। बस ध्यान रखना है एक ही रेखा में स्थित हो। देखो, हमने आपको दोनों उदाहरण अभी समझाए थे, इनमें दिशा समान है और इसमें दिशा असमान है, लेकिन रेखा एक ही होनी चाहिए जिस पर वो काम कर रहे हैं। तो यहां से आपको बोला गया था कि सररेख सदिश का मतलब तो ये है कि इनकी दिशा समान है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका पास कथन है वो एक असत्य कथन हो जाएगा। अब चूंकि आपको वही कथन बताना था जो असत्य है, अर्थात डी वाला विकल्प या डी वाला ऑप्शन आपके पास आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये एक असत्य कथन आ चुका है।